जैक तशेरा 21 साल का नौजवान अमेरिकी वायुसेना में काम करता था। अप्रैल 2023 में इसने अमेरिकी सरकार के सैकड़ों क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स एक गेमिंग डिस्कॉर्ड पर लीक कर दिए थे। इन लीक्ड डॉक्यूमेंट्स में इजराइल, रूस, नॉर्थ कोरिया, यूएई, यमन के हूती विद्रोही, यूनाइटेड नेशंस और दूसरे देशों से जुड़ी कई खुफिया जानकारियां मौजूद थी। जब जैक ने डॉक्यूमेंट्स लीक किए, खूब बवाल भी मचा। अमेरिकी सरकार की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हुए। इसी के चलते 13 अप्रैल को एफबीआई ने जैक को गिरफ्तार कर लिया और तब से उस पर केस चल रहा है। जानकार बताते हैं कि जैक पर अगर आरोप सिद्ध हुए तो उसे 15 साल तक की जेल हो सकती है। पर आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिकी वायुसेना ने जैक तशेरा के साथ काम करने वाले 15 सीनियर अफसरों को पनिश किया है। सेना की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 15 अफसरों के नाक के नीचे जैक इतना खुफिया डॉक्यूमेंट लीक कर गया और इन्हें खबर तक नहीं हुई। ये इनका फेलियर है। तो आज हम जानेंगे जैक तशेरा कैसे इतने खुफिया डॉक्यूमेंट्स लीक कर पाया, उन डॉक्यूमेंट्स में क्या था और वायुसेना के 15 अधिकारियों को सजा क्यों मिली। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। जैक के स्टेप फादर अमेरिकी वायुसेना से रिटायर हुए थे। इसी वजह से उसका फौज से खासा लगाव था। इसलिए हाई स्कूल खत्म होने के बाद ही उसने सेना के साइबर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रैवल मैन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। आसान भाषा में कहें तो जैक का काम होता था मिलिट्री बेस के अंदर सभी मशीनें ढंग से काम कर रही हैं या नहीं, तार के जॉइंट्स निकले तो नहीं है आदि सुनिश्चित करना। इस नौकरी के लिए हाई स्कूल की डिग्री और एक बैकग्राउंड चेक लाजमी होता है। इसमें आपके आर्थिक हालात, आपके रिलेशनशिप आदि के बारे में ब्यौरा लिया जाता है। स्टेप फादर का फौजी बैकग्राउंड होने से जैक को नौकरी मिलने में आसानी हुई। उसे ओटिस एयर नेशनल गार्ड बेस में भेज दिया गया। उसे यहाँ सिक्योरिटी क्लियरेंस का काम भी देखना था। यहाँ सेना की कई खुफिया डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। जैसे जैक अक्सर इन्हें पढ़ा करता और इनसे नोट्स बनाया करता। जैक एक डिस्कॉर्ड ग्रुप भी चलाता था जहां अंततः उसने सारे दस्तावेज लीक किए। अब ये डिस्कॉर्ड क्या होता है? ये व्हाट्सएप जैसा एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, पर एक प्राइवेट सर्वर होता है जिसमें लोग जुड़कर बातें करते हैं। यहाँ वीडियो, फोटो आदि शेयर होती हैं। मोटा माटी समझ लीजिए एक ऑनलाइन ग्रुप जैसा ही होता है, लेकिन बहुत ही प्राइवेट। आप किसी के सर्वर में जुड़ सकते हैं या आप चाहें तो दूसरों को भी अपने सर्वर में जोड़ सकते हैं। ज्यादातर इसका इस्तेमाल यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और गेमर्स करते हैं। जैक भी ऐसी एक डिस्कॉर्ड ग्रुप का हिस्सा था। इसका नाम था ठग शेकर सेंट्रल। इसमें करीब 2 दर्जन लोग मेंबर थे। जैक ने अक्टूबर 2022 में पहली बार इस ग्रुप में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स डाले। 28 फरवरी 2023 को इस ग्रुप के एक मेंबर ने डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरे डिस्कॉर्ड में डाल दिए। इसमें दिखाया गया था कैसे यूक्रेन में मारे जा रहे लोगों के आंकड़ों को कम बताकर पेश किया जाए। ये रूसी एजेंडे के खिलाफ था, इसलिए ये खबर 5 अक्टूबर तक रशियन टेलीग्राम चैनल में खूब शेयर हुई। 6 अप्रैल को अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर पहली बार खबर की। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के बाद 7 मार्च को डिस्कॉर्ड से सारे डॉक्यूमेंट्स हटा दिए गए। सर्वर का एक्सेस भी बैन कर दिया गया, लेकिन तब तक खेल हो चुका था। डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहे थे। क्या था इन डॉक्यूमेंट्स में? पॉइंट्स में आपको बताते हैं। पहला खुलासा, इजिप्ट और रूस के बीच 40,000 रॉकेट्स की डील पर था। वॉशिंगटन पोस्ट ने लीक डॉक्यूमेंट्स के हवाले से लिखा, इजिप्ट और रूस के बीच हथियारों को लेकर एक डील हुई थी। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने अंदर खाने 40,000 रॉकेट रूस भेजने का आदेश दिया था। डील के मुताबिक ये रॉकेट समुद्र के रास्ते भेजे जाने वाले थे। इन रॉकेट्स का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में करने वाला था। डॉक्यूमेंट लीक में लगे आरोपों से इजिप्ट ने उस समय पल्ला झाड़ लिया था। दूसरा खुलासा हुआ था इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ा। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रस्तावित न्यायिक सुधारों का विरोध कर रही है। लीक्ड दस्तावेजों में खुलासा हुआ था कि मोसाद अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को बढ़ावा दे रही थी। रिपोर्ट के अनुसार मोसाद के अधिकारी इजराइल की जनता को विशेष रूप से भड़का रहे थे ताकि वो नए संविधान संशोधनों का खुलकर विरोध करें। इजराइल हमास युद्ध के पहले नेतन्याहू अपने इसी विवादित बिल को लेकर घिरे हुए थे। बिल में न्यायपालिका की शक्ति को कम करने के प्रस्ताव थे। बाद में नेतन्याहू ने डॉक्यूमेंट्स में लिखे गए आरोपों से पल्ला झाड़ लिया था। तीसरा खुलासा रूस यूएई संबंध से जुड़ा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में खुलासा हुआ कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक थी कि रूस संयुक्त अरब अमीरात से रिश्ते पक्के करने में जुटा है। यूएई में अमेरिकी सेना के कई ठिकाने मौजूद हैं। यूएई और अमेरिका लंबे वक्त से साझेदार भी हैं। वहीं रूस और यूएई का रिश्ता भी सोवियत यूनियन के दौर का है। साल 2015 में रूस ने सीरिया के सिविल वॉर में मुदाखलत की थी, तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में यूएई अकेला एक देश था जिसने रूस का समर्थन किया था। ऐसे में
अमेरिका नहीं चाहेगा कि रूस और यूएई करीब आए, पर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में इस बात का जिक्र है। चौथा खुलासा रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा था। डॉक्यूमेंट्स में यूक्रेन की आगामी तैयारियों के बारे में बताया गया था। कहा गया था कि गर्मियों में यूक्रेन बड़े हमले की साजिश रचेगा। डॉक्यूमेंट में इसकी जानकारी भी थी कि सेना को कितने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने मुहैया करवाए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट में इस बात का भी जिक्र था कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने युद्ध के दौरान सही ढंग से काम नहीं किया है। DW की खबर के मुताबिक कुछ दस्तावेजों में इस बात का भी जिक्र है कि किन परिस्थितियों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा खुलासा UN चीफ अंतोनियो गुतेरेस की जासूसी से जुड़ा हुआ था। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अमेरिका UN चीफ अंतोनियो गुतेरेस की भी जासूसी करवा रहा है। अमेरिका का मानना है कि UN चीफ रूस के हितों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वो ब्लैक सी ग्रेन डील को हर हालत में बचाना चाहते थे। ब्लैक सी ग्रेन डील के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हमने विस्तार से दुनियादारी के एक एपिसोड में इस बारे में चर्चा की हुई है। इसके अलावा और भी छोटे खुलासे इस डॉक्यूमेंट ने किए थे, उन्हें भी पॉइंट्स में जान लीजिए। यमन के हूती विद्रोहियों से मिलने रूस का वैगनर ग्रुप गया था। वैगनर ने हूतियों के सामने समर्थन की पेशकश भी रखी और कहा कि हम यमन में अपराध से लड़ने में आपकी मदद करेंगे। एक डॉक्यूमेंट में ईरान के परमाणु हथियार का भी जिक्र मिलता है। एक जगह कहा गया था कि जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर ईरान का दौरा कर रहे थे, तब कैसे ईरान के सीनियर लीडर्स ने उसकी तैयारियां की थी। ये सब तो वो बात हुई जो लीक में सामने आई थी करीब 8 महीने पहले। पर आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका की वायुसेना ने जैक के साथ काम करने वाले 15 सीनियर अफसरों को पनिश किया है। उन्हें क्या पनिशमेंट मिली है ये उजागर नहीं किया गया, लेकिन वायुसेना की रिपोर्ट्स में जो बात सामने आई है वो आपको एक एक कर हम जरूर बता देते हैं। अधिकारियों को पता था कि जैक के पास डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस है, पर उन्होंने इस बात की शिकायत सही जगह नहीं की क्योंकि उन्हें लगा कि सुरक्षा अधिकारी इस पर ओवर रिएक्ट करेंगे। अधिकारियों ने जैक को क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से नोट्स लेते देखा था। उस समय जैक को चेताया भी गया, लेकिन वो नहीं समझा। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि एक ब्रीफिंग में उसने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सवाल पूछ लिए थे। इस पर भी उसको डांट पड़ी थी। रिपोर्ट में कहा गया कई बार बेस पर पहरा देने वाले लोगों की संख्या कम होती थी, इसलिए लोग जगह बदल बदल कर ड्यूटी करते थे। उनकी प्राथमिकता बेस पर फोन का जवाब देना होती थी। उसके अलावा रात को हीटिंग और एयर कंडीशनिंग सिस्टम सही से काम कर रहा है नहीं, ये भी देखा जाता था। लेकिन प्रिंटर के आसपास किसी का पहरा नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया कि कोई भी सदस्य उन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स तक आसानी से पहुंच सकता था और उनका प्रिंट आसानी से निकाल सकता था। डिस्कॉर्ड पर अपने आप को ओजी माने ओरिजिनल गैंगस्टर कहने वाला जैक फिलहाल सलाखों के पीछे है। 21 साल के इस लड़के ने कई देशों के होश जरूर उड़ा दिए हैं। कहा जा रहा है कि अगर उस पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसे 15 साल तक की सजा हो सकती है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल दुनिया की दूसरी अपडेट्स आपको बताते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्टेट विजिट पर वियतनाम पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने वियतनाम के राष्ट्रपति नगुएन फू ट्रॉन्ग से मुलाकात की है। 1 साल पहले वियतनामी राष्ट्रपति भी चीन के दौरे पर गए थे। उस समय जिनपिंग ने चीन वियतनाम के संबंध को कॉमरेड्स एंड ब्रदर्स जैसा बताया था। इस मीटिंग में अमेरिका के वर्चस्व को कम करने पर चर्चा हुई। सितंबर 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी वियतनाम की यात्रा पर गए थे। इस विजिट में बाइडेन का प्रयास था कि वो अमेरिका और वियतनाम के संबंधों को बेहतर करें। हालिया विजिट में जिनपिंग ने भी वियतनाम को एडवांस रेलवे टेक्नोलॉजी देने का वादा किया है, जिससे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो सके। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक रेल लाइन प्रस्तावित है जो दक्षिणी चीन से वियतनाम के हाईफोंग बंदरगाह को जोड़ेगी। ये रेल लाइन ऐसी कुछ जगहों से गुजरती है जहां वियतनाम में सबसे दुर्लभ खनिजों का भंडार है। आप तो जानते हैं कि चीन पूरी दुनिया में दुर्लभ खनिज का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। बाकी 2 और 2 4 आप कर लीजिए। लेकिन सब कुछ गुडी गुडी नहीं है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का एक लंबा इतिहास है। जमीन और समंदर दोनों में सीमा को लेकर दोनों देश अलग अलग राय रखते हैं। 1970 और 80 के दशक में दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के हजारों लोग मारे गए थे। आधुनिक वियतनाम में आने वाला इलाका कभी चीन का उपनिवेश था। पूरे 1000 साल तक चीन ने वहां शासन किया। जाहिर है वियतनाम के आम लोग चीन को खास पसंद नहीं करते। वैसे इस असहजता का जिक्र जिनपिंग और ट्रॉन्ग की मुलाकात में नहीं होगा। चीन और वियतनाम के बीच $200 बिलियन का व्यापार होता है। चीन वियतनाम में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, लेकिन वियतनाम को सिर्फ चीन को ही नहीं देखना है। वियतनाम पर अमेरिका की भी नजर है। अमेरिका यहाँ एक बार लड़कर हार चुका है, लेकिन अब उसने अपना तरीका बदला है। अमेरिकी कंपनियां चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं, तो वो वियतनाम की तरफ देख रही हैं। इसमें पेच ये है कि चीनी कंपनियां पहले से ही वियतनाम में मौजूद हैं और अब इनकी संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि कई चीनी कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए वियतनाम से ऑपरेट करने का मन बना रही हैं।
लेकिन जिनपिंग और ट्रॉन्ग में एक चीज देखने लायक होगी, दोनों की विचारधारा काफी मिलती है। दोनों नेता हार्डलाइनर्स हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टियों की सोच भी मिलती है। साथ ही दोनों नेता पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्यों को खास भाव नहीं देते और चाहते हैं कि उनकी पार्टी और देश की राजनीति में उनकी पकड़ बनी रहे। अगला अपडेट है पोलैंड से, जहां डोनाल्ड टस्क को पोलिश पार्लियामेंट ने सरकार बनाने का जनादेश दिया है। अक्टूबर में हुए चुनावों में टस्क के सेंट्रिस्ट गठबंधन को सबसे अधिक सीटें मिली थी, पर अक्टूबर से अब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। तो आज हम आपको बताएंगे कि डोनाल्ड टस्क की कहानी क्या है और क्यों अक्टूबर से अब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने। डोनाल्ड टस्क का जन्म 22 अप्रैल 1957 को पोलैंड के गंडास्क में हुआ था। पिता बढ़ई का काम करते थे, मां नर्स थी। डोनाल्ड के माता पिता एक समय नाजी जर्मनी के कब्जे वाले पोलैंड में गुलाम मजदूर थे। हिटलर ने कई लेबर कैंप्स बनाए थे जिनमें वो ऐसे लोगों से मजदूरी करवाता था। इन कैंप्स में टस्क के माता पिता ने भी काम किया। शुरुआती दिनों में डोनाल्ड एक सॉकर खिलाड़ी थे। इसके बाद उन्होंने गंडास्क यूनिवर्सिटी में इतिहास की पढ़ाई की। 1970 आते आते डोनाल्ड कम्युनिस्ट विरोधी छात्र नेता बन गए। टस्क की राजनीति में जागरूकता 13 साल की उम्र में सामने आई जब उन्होंने हड़ताल कर रहे मजदूरों पर पुलिस की गोलीबारी देखी। वह 1980 में सॉलिडारिटी में शामिल हुए और इस आंदोलन के प्रमुख युवा बुद्धिजीवियों में से एक बन गए। 1981 में पोलैंड में मार्शल लॉ लागू होने के बाद टस्क ने एक चिमनी पेंटर के रूप में काम किया और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की, जो उस समय पोलैंड के लिए खुले निजी व्यापार के कुछ रास्तों में से थी। इस दौरान डोनाल्ड मुक्त बाजार पूंजीवाद के भक्त बन गए। उन्होंने पश्चिमी रूढ़िवादियों मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन को रोल मॉडल के रूप में देखा। 2005 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में लेक कजिंस्की ने टस्क को हराया। उनकी पार्टी पीओ यानी सिविक प्लेटफॉर्म लॉ एंड जस्टिस पार्टी यानी PIS के मुकाबले दूसरे स्थान पर रही। साल 2007 आते आते पासा पलट गया क्योंकि भ्रष्टाचार विरोधी लहर में PIS को चुनाव कराने पड़े। इस चुनाव के बाद टस्क को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। टस्क की लोकप्रियता बढ़ती गई क्योंकि उन्होंने रूस और जर्मनी दोनों से संबंध सुधारे। चुनाव के लगभग 2 महीने बाद टस्क सत्ता संभालेंगे। अगला अपडेट अफ्रीका के माली से है, जहां यूनाइटेड नेशंस ने 10 साल बाद अपने पीस कीपिंग मिशन को बंद कर दिया है। वहां की सरकार का अनुरोध था कि पीस कीपिंग फोर्स वर्तमान संख्या वहां बढ़ती हिंसा को रोकने में सक्षम नहीं है। UN ने माली में अपनी पीस कीपिंग मिशंस के दौरान 300 सैनिकों को खोया है। जून 2023 में माली की मिलिट्री जुंटा ने यूनाइटेड नेशंस को यह कहकर बाहर जाने के लिए कहा था कि उनके भविष्य का नजरिया माली की सुरक्षा जरूरतों पर ध्यान नहीं देता। साल 2022 में फ्रेंच फोर्सेस की टुकड़ी ने भी जुंटा के प्रेशर में ही माली से रुखसती ले ली थी। अब आपको इजराइल लेकर चलते हैं, जहां हमास इजराइल के बीच जंग अब भी जारी है। इसी बीच एक अपडेट आया कि यूरोपियन यूनियन उन यहूदी सेटलर्स पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहा है जो हिंसक या चरमपंथी हैं। यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि यूनियन को खतरे की घंटी लगी जब वेस्ट बैंक में यहूदी सेटलर्स द्वारा हिंसा की खबरें सामने आई। बोरेल ने इजरायली सरकार के उस कदम की निंदा की जिसमें उसने 1700 सेटलर्स को जेरूसलम में घर देने की बात कही है। यूरोपियन यूनियन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन माना है। हालांकि ये प्रतिबंध किस तरह के होंगे इस पर जोसेफ बोरेल ने कुछ नहीं कहा, पर अल जजीरा ने यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों के हवाले से कहा कि इसमें शायद यहूदी सेटलर्स पर ट्रैवल बैन की बात है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपियन यूनियन में भी ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और हंगरी इजराइल के समर्थक देश हैं, ऐसे में ट्रैवल बैन आसान नहीं होगा। जहां तक बात है हमास की, उसे यूरोपियन यूनियन ने पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। आज की दुनियादारी में इतना ही दोस्तों, आपसे कल मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आप ललन टॉप का अगला वीडियो देखें उससे पहले एक जरूरी सूचना है। सफाई के शहर इंदौर में फिर हिस्सा बनिए लिट चौक का। ललन टॉप है लिट चौक का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर। हिस्सा लेने के लिए पहुंचिए 15, 16 और 17 दिसंबर 2023 को इंदौर के गांधी हॉल। यहाँ मिलेंगी एक से बढ़कर एक हस्तियां, जाने माने नाम, जिन्हें आप देखेंगे, सुनेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो इंदौर कर रहा है इंतजार, हिस्सा बनिए लिट चौक का।